धृतराष्ट्र अगर आपको देखने हैं तो हरीश रावत जी को देख लीजिए आप। भाई धृतराष्ट्र देखने हैं तो हरीश रावत जी को देखिए कि दलित इतना है, मुस्लिम इतना है, दलित प्लस मुस्लिम मिल जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। अपने राजनीतिक हित के लिए हम बात करते हैं भाई इतना मुसलमान है, इतना दलित है, इतना हिंदू है। अरे भाई दलित क्या होता है, वो हिंदू है और उसको बीजेपी में रहना चाहिए। जितने लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक्चुअल में उनकी ताकत का एहसास कोई कैसे करेगा? कैसे भारतीय जनता पार्टी समझ पाएगी कि भाई इनके ज्वाइनिंग करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है? देखिए जो भी नेता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्वाइनिंग कराएंगे और वो आए थे एसेट्स बनने और लायबिलिटी बनकर रह जाएं? कि मुझे कुछ लोगों से बात करके, जैसे सुबोध राकेश जी वापस आए हैं, एसपी सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, वो बीजेपी में वो आए हैं। और हरिदास जी जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही बहुजन समाज पार्टी से की, और उनके बेटे आदित्य ब्रजवाल वो दोनों आए हैं। और अभी एक जिला पंचायत सदस्य भूप सिंह जी वो भी बीजेपी में आए हैं और वो काम कर रहे हैं। दोस्तों, हरिद्वार लोकसभा को लेकर के हमने कई लोगों से बात की, लेकिन कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा कि हमने सुभाष वर्मा जी से बात की थी, जिनसे हमने कहा था कि दुनिया गोल है, आप एक पार्टी से निकले, फिर करते करते आप फिर से उसी पार्टी में आ गए। और मैंने कुछ समय से इस लोकसभा चुनाव में यह भी देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जब टिकट हुआ, उस टिकट के बाद लगातार ज्वाइनिंग होने लगी, और जब भी वो नज़र आए वो ज्वाइनिंग के साथ नज़र आए। अब ये ज्वाइनिंग कहीं भी हुई हो, आदित्य ब्रजवाल की हुई हो या भगवानपुर में सुबोध राकेश की हुई हो, जितने भी ज्वाइनिंग हमने लगातार देखा वो नज़र आए। आज हमारे साथ बैठे हैं सुभाष वर्मा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। मैं आपसे सवाल यही करूंगा कि मतलब आपको क्या, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या ज्वाइनिंग प्रभारी नियुक्त कर दिया था कि आप लगातार सिर्फ ज्वाइनिंग, जैसे ही आपने ज्वाइनिंग की बीजेपी, फिर सबको ज्वाइन कराने लगे आप, कांग्रेस के लोगों को, बीएसपी के लोगों को? सबसे पहले तो अखिलेश जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके पूरी कवरेज इस लोकसभा की मैं देख रहा हूं और लोगों को आप इस धरातल की जानकारी दे रहे हैं। आप बार बार मुझे याद दिलवा रहे हैं कि मैं घूम के आया हूं, मैं घूम के आया हूं। तो ये बात सही है, मैं घूम के आया हूं और मैं इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं मानता, और ये दावे के साथ और बहुत ही विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जहाँ जहाँ मैं घूम कर आया हूं, अब जहाँ हूं यहाँ बहुत सुकून के साथ हूं। और आप घूमने जब गए थे तो आपने ये सेट कर रखा था पहले से कि जाएंगे ज्वालापुर में, जाएंगे तो एसपी सिंह जी को बीजेपी में लेकर के आ जाएंगे, सुबोध राकेश जी को बीजेपी में लेकर आ जाएंगे, आदित्य ब्रजवाल जी को बीजेपी में लेकर आ जाएंगे, भूप सिंह को बीजेपी में लेकर के आ जाएंगे? पूरी लिस्ट बना रखी थी क्या आपने? नहीं, मेरा मानना यह है कि जिस जगह भी हम रहते हैं उस जगह पे हमें काम करना चाहिए और उस जगह के लिए हम उपयोगी होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में मैं आया तो मुझे लगा एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको हम लोगों ने ऐसे कर लिया कि उसकी काउंटिंग हम अलग ही करते हैं। उसे कोई दलित बोलता है, कोई अनुसूचित बोलता है, लेकिन वास्तव में है वो हिंदू। अच्छा, आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए शहजाद जी का जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने बात कही थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि दलित इतना है, मुस्लिम इतना है, दलित प्लस मुस्लिम मिल जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। हर उस बात को दलित कहना, सब लोग शिक्षित है, उस बिरादरी को हम लोग तय कर लिया कि वो दलित है, वो हिंदू हैं और ये बहुत बड़ा वर्ग है। तो इनको हिंदुओं के साथ जोड़ना, इस उद्देश्य को लेकर मैं चला। मतलब जोड़ना, आपको लगता है जोड़ने की आवश्यकता है? दोनों सेम ही है, मतलब हैं तो वही। अभी जब हम अलग अलग उनको महसूस करा रहे बार बार ये बोलकर, अपने राजनीतिक हित के लिए हम बात करते हैं भाई इतना मुसलमान है, इतना दलित है, इतना हिंदू है। अरे भाई दलित क्या होता है, वो हिंदू है और उसको बीजेपी में रहना चाहिए और जो हिंदुत्व है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम उसको छोड़ के चलेंगे तो धीरे धीरे हमसे अलग होता जाएगा। तो ये अलग करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं,
क्यों, मतलब जब नहीं, राजनीति और नेता जब अलग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी तो राजनीति। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ रही है, खुश होकर उन्हें ले रही है, खुश होकर ले रही है। ये तो अब तक जिसने राज किया, 10 साल से पहले तक जिसने राज किया कांग्रेस ने, उसने अलग करने का काम किया है और आज उनको लाया जा रहा है हरिद्वार ज़िले में। मैं तो मानता हूँ कि ये अच्छी एक शुरुआत है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे कुछ लोगों से बात करके, जैसे सुबोध राकेश जी वापस आए हैं, एसपी सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, वो बीजेपी में वो आए हैं, और हरिदास जी जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही बहुजन समाज पार्टी से की, और उनके बेटे आदित्य ब्रजवाल वो दोनों आए हैं, और अभी एक जिला पंचायत सदस्य भूप सिंह जी वो भी बीजेपी में आए हैं और वो काम कर रहे हैं। और उनका अब जाकर, जिसको आप दलित बोल रहे हैं, उसी समाज में जाकर वो समझा रहे हैं कि भाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हमें रहना चाहिए, वहीं हम लोगों का हित है। और जितना भारतीय जनता पार्टी लोगों को सुरक्षा दे रही है, उनका हर तरह के जो आदमी का एक सामान्य जीवन है उसका ध्यान रख रही है, इतना और किसी पार्टी में नहीं है। उन सब का हित भाजपा में सुरक्षित है, इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। और इस बार आप देखना कि हर विधानसभा में हमने, जबलपुर विधानसभा मजबूत हो गई है। जबलपुर विधानसभा एसपी सिंह के आने से मजबूत हो गई। देखो एसपी सिंह पहुँचे वहाँ, दूसरे नेता एक भूप सिंह पहुँचे हैं वहाँ पे, ठीक है, जो पहले से लगे हुए हैं ही वहाँ पे। विजयपाल जी वहाँ काम कर रहे हैं, और जो संयोजक वहाँ रहे सुरेश राठौर जी वो काम कर रहे हैं। तो हमारी सीट वो बहुत मजबूत हुई है। ऐसे ही भगवानपुर में मजबूती मिली हम लोगों को सुबोध राकेश जी के आने से। इसी तरह हरिदास जी के और ब्रजवाल जी के आने से हमारी जो झबरेड़ा सीट है वो भी बहुत मजबूत हुई है। इन सीटों को इस बार हम जीत रहे हैं। अच्छा, ये कैलकुलेशन आपने कर लिया कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई उससे आप वो सीट आपकी मजबूत हो रही है और लोकसभा में भी फायदा मिलेगा। लेकिन इसका कोई एश्योरेंस समझ में आता है कि जितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है? क्योंकि कई बार मुझे ध्यान है कि जब कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी, यशपाल राणी से मैंने पूछा था कि भाई आपके कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अरे कोई 1 वोट का है, कोई 10,000 वोट का है, ऐसे उन्होंने इंडिकेट कर दिया। तो मैंने उनसे फिर से दोबारा पूछा, अच्छा वो 1 वोट वाला आदमी कौन है ये बता दीजिए। तो उन्होंने खैर बताया नहीं था। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक्चुअल में उनकी ताकत का एहसास कोई कैसे करेगा? कैसे भारतीय जनता पार्टी समझ पाएगी कि भाई इनके ज्वाइनिंग करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है? देखिए जो भी नेता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्वाइनिंग कराएंगे और वो आए थे एसेट्स बनने और लाइबिलिटी बनकर रह जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जितने भी लोग हैं ये सारे अनुभवी व्यक्ति हैं, और ये सब चुनावी लोग हैं। चुनावी मतलब ये इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। इन सब के समर्थक हैं, इन सब के साथ में चलने वाले इनके साथी हैं। उन सब के साथ इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, और उससे भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ा है। इससे फ़ायदा बीजेपी को हो जाएगा 100%। आप देखना आने वाले चुनाव में, अभी जो वोटिंग होगा, आने वाले चुनाव में आप देखना कि ये सीट हम जीत रहे हैं। चलिए, हम तो देखेंगे ही और हम दिखाएंगे भी कि कौन अपने किस वार्ड से और किस विधानसभा से कोई व्यक्ति किस पार्टी को छोड़कर कहाँ आया है, और जहाँ भी गया है उस पार्टी को फ़ायदा हुआ भी या नहीं हुआ है। हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। हम तो हर एक विधानसभा का एनालिसिस करके उनको पेश भी कर रहे हैं। अब ये बताइए मुझे, क्या मुद्दा जो है, मतलब मैनिफेस्टो काफ़ी बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी का भी आया, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करें? देखिए अखिलेश जी, अब आगे के मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। लोगों को इतना विश्वास है, जो जब से मोदी जी बने हैं, सबसे पहले क्या है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, वो अपनी सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा के मामले में देश की बात तो छोड़ दो, आप विदेश में भी अगर कहीं भारत के नागरिक पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है, तो मोदी जी उनको वापस लेकर आए सुरक्षित, बिना किसी एक खरोच के। आपको याद होगा हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी, वो पाकिस्तान में गलती से चले गए थे, उनको कितने जल्दी वापस लेकर आए। कतर में कुछ लोगों को सज़ा हो गई थी, वो सुरक्षित आज अपने घर में है। इसी तरह जब यूक्रेन का और रसिया का जो युद्ध हो रहा था, वहाँ हमारे बच्चे फंसे हुए थे। मैं देख रहा था उस समय जो स्थितियाँ थी,
हमारे जो ये प्रवीण संधू जी है, इनका भी एक बेटा वहीं पे पढ़ता था, वो वहीं था। मेरी उनसे रोज़ बात होती थी, बेटा कैसा है, बेटा कैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, आदमी ऐसे में ना जा सकता है, ना बात कर सकता है, ना सो सकता है। आप स्थिति समझिए क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से आदेश हुआ कि आप इस युद्ध को रोकिए उस समय तक के लिए जब तक इंडिया के बच्चे बाहर निकले, और इंडिया के झंडे के नीचे पाकिस्तान के बच्चे भी सुरक्षित वापस लेकर आए। तो ये कम बड़ी बात नहीं, इससे ज़्यादा सुरक्षा और क्या चाहिए इंसान को। दूसरी बात अगर हम करें, आज देश के अंदर कोई भी भूखा नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। तो आदमी को क्या चाहिए, सुरक्षा भी है और भूखा भी नहीं है। उसके बाद अगर हम करें, देखो छोटी छोटी बात है, जो चीज़ें हमें मिल जाती है उसको हम समझ लेते हैं हमारा अधिकार था। अच्छा, जो मिल जाती है उसको जो मिल जाती है वो हमारा अधिकार है। तो जैसे जल जीवन योजना चलाई है, अगर आप लक्सर के क्षेत्र में जाए, आप भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाए ना, तो आप देखेंगे कि दूषित पानी पी रहे हैं। 75% लोग दूषित पानी पीते हैं। मैं जब जिला पंचायत में अध्यक्ष था तो मेरा ये साफ कहना था, जब तक टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हैंडपंप का पेमेंट नहीं होगा। अगर हम एक इंसान को पीने का पानी भी नहीं दे सकते तो फिर हमारा राजनीति करना और कुछ भी बनना हमारा बेकार है। अब मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंदर जो 1 रुपये में कनेक्शन मिलता है क्या? 1 रुपये में शुद्ध पीने का पानी का अभियान जो चलाया है वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए वरदान है एक। और नहीं तो क्या होता है, दूषित पानी पी रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, पथरियाँ हो रही है, डॉक्टर का जा रहे, ऑपरेशन हो रहे, तो पैसे भी खर्च होता है। पैसा भी खर्च होता है और इंसान की ज़िंदगी भी खत्म होती है। तो ये सब इस तरह के मुद्दे देखने के बाद दूसरे में देखो, इतना विकास कार्य हुआ है, रोड बनी है। देहरादून जाने के लिए 2-2 घंटा लगता था, आप 1 घंटे सवा घंटे में यहाँ से जाते हैं। दिल्ली जाने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे, आप 2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। रोड बने, उसके बाद क्या हुआ, जैसे रोड बने, जब ज़मीन एक्वायर होती थी तो सर्किल रेट बहुत कम होता था किसान का। वो एक किस्म से लूट जाता था, फिर वो क्या कोर्ट में जाता था, केस करता था, और कहीं कोर्ट ने काम को अटका रखा है, कहीं विकास कार्य अटक रहे, कहीं किसान अटक रहा है, तो एक इस तरह का झंझट रहता था। सरकार ने क्या किया कि किसान की ज़मीन का 4 गुना रेट किया, जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना किया। अब किसान को ज़मीन देने में भी दिक्कत नहीं है और सरकार को काम कराने में भी जमीन जब जाती है किसान की, तो मैं समझता हूँ कई बार तो ऐसा होता है कि लोग खुश भी होते हैं, ठीक है, जगह 4 गुना पैसे मिल रहे हैं। 4 गुना पैसा मिलता है। तो ये ऐसी योजना है, इसमें कुछ अब आगे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मुद्दे कि मोदी जी आप आगे क्या करोगे। नहीं, बट फिर भी क्या होता है, जैसे आप बहुत जब भी मैं किसी से बात करता हूँ बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बात कर लेते हैं, पर सवाल यही होता है कि भाई अगला काम क्या। देखो, जो पार्टी की जो पहले एजेंडा तय किया बहुत पहले से, उस समय ये नहीं लगता था कि पार्टी सत्ता में इतने बहुमत के साथ आएगी। धारा 370 को ये समझते थे कि भाई पता नहीं क्या होगा, वहाँ तूफान आ जाएगा, आग लग जाएगी लोगों में। कुछ हुआ, ख़त्म कर दी ना। राम मंदिर का एक भावनात्मक मुद्दा है, राम मंदिर की बात करते हैं, देश में नहीं विदेश में, दुबई में बना दिया, दुबई में पूजा हो रही है। तो जहाँ आपका धर्म भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है, आपका रोजगार भी सुरक्षित है, तो फिर उस सरकार को पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आगे क्या करोगे। रोजगार कहाँ, अभी प्रियंका गांधी आई थी साफ कि भाई वही कह रही हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ धारा 370 बता देंगे, ये बता देंगे राम मंदिर बनवाया है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि रोजगार कितना दे रहे हैं। रोजगार कितना देने की बात की थी, वो दे ही नहीं रहे ये लोग। रोजगार का अर्थ क्या है, क्या सरकारी नौकरियां ही हैं? उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरी खोलेंगे, सरकारी नौकरी जब खाली है तो भरना चाहिए। सरकारी नौकरियों कितनी % है आपको पता है? नहीं, बट उन्होंने बोला कि जितनी खाली पद है वो तो भर देने चाहिए ना। नहीं, आप देखिए, जब अब यहाँ पर इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, इतना अब भी आ रही है हमारे यहाँ, अब भी पिछले दिनों इन्वेस्टर आए हैं, तो वो यहाँ काम करेंगे, नौकरियाँ तो मिलेगी, नौकरी तो करेंगे लोग, बच्चे यहीं के बच्चे नौकरी करेंगे, तो नौकरियाँ तो मिल रही है, लेकिन वो सोचते हैं सरकारी नौकरियाँ निकलेंगी। सभी अगर पूरी पब्लिक, पूरे लड़के,
पूरे युवा अगर सरकार की नौकरी के इंतजार में रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। आज अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को लीजिए, आप बाइक की परसेंटेज लीजिए, आप कार की परसेंटेज लीजिए, पहले से कितनी ज़्यादा है। ये क्या सब नौकरी से ही आ रही है? युवा व्यापार की तरफ को आकर्षित होता है। नौकरी में तो एक उसके लिमिटेड उसकी सैलरी है, वो उसको मिलनी है। युवा तो मेरे खुद के बच्चे नौकरी करने की बजाय वो चाहते हैं कि हम बिजनेस करें। अब इस सारे बिजनेस करेंगे तो काम कौन करेगा फिर? वो भी तो काम ही है। वो दूसरे को बिजनेस कर रहे, दूसरे को भी काम दे रहे, वो काम ही तो है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि बहुत से, चूंकि अभी अगर हम दूसरे दलों की बात करें, कांग्रेस की बात करें और क्या बोलते हैं बीएसपी की बात करें, उमेश कुमार जी की बात करें, ठीक है, तो ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमको ये वोट मिल रहा है, तो उनके पास भी अपने वोट्स जा रहे हैं, उनका इक्वेशन है कि वो अपने इक्वेशन से जीत रहे हैं। आपको लगता है कि उनका इक्वेशन फेल हो रहा है या आपका इक्वेशन फेल हो रहा है? क्योंकि जीत तो देखिए अखिलेश जी, ये ऐसा चुनाव है जिसमें बिना मतदान के, बिना परिणाम के, अगर मैं आपसे सवाल करूं किसकी सरकार आ रही है? मोदी की। अगर मैं ये कहूं यहाँ कौन जीत रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आपने सुनिश्चित कर लिया है, तय है। मशीनों में सेट कर रखा है? नहीं, तय है। मशीनों में सेट नहीं है, तय है। पब्लिक को देखिए आप, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब हरीश रावत जी की बात आप कर रहे हैं। हरीश रावत जी पहले यहाँ हरिद्वार में आए, मुझे कहनी चाहिए, देखो प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं हमें, वो बहुत चुनाव हारे ऊपर कुमाऊं में, वो यहाँ पर आए, यहाँ की जनता ने सम्मान दिया उनको, यहाँ सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने। उसके बाद दूसरा पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं रहा, उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लड़की को लड़ाया, हरिद्वार ने उनको भी सम्मान दिया। उसके बाद अपने बेटे को ले आए। अब मुझे लगता है भगवान उनको उम्र दे, अब पोता और पोती जो होंगे उनको भी ले आए यहाँ पे, हम तो उनका भी सम्मान करेंगे। तो जहाँ बिल्कुल परिवार को राजनीति में बसाने की बात चल रही है, वो जीतने की बात कैसे सोच सकते हैं? परिवार के लोग राष्ट्र शासन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लड़की को जीता ना, अब लड़की के बाद फिर बेटा आ गया, लड़की के बाद बेटा आ गया, तो यही आते रहेंगे। दूसरे लोग को अवसर नहीं मिलेगा। नहीं तो कितनी कांग्रेस इसी बात को लेगा, कितनी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई है। कांग्रेस में विरोध इस बात का, और मैं कहूँ तो इनके कुछ कारनामों ने तो कांग्रेस को ख़त्म कर दिया। वो कौन से कारनामे हैं भाई? यही जो पुत्र धृतराष्ट्र अगर आपको देखने हैं तो हरीश रावत जी को देख लीजिए आप। भाई धृतराष्ट्र देखने हैं तो हरीश रावत जी को देखिए। ये दोस्तों मुझे लगता है बहुत बड़ा बयान है कि पुत्र मोह में चल रहा है मामला, और हरीश रावत जी धृतराष्ट्र हैं, सुभाष वर्मा जी का बड़ा स्टेटमेंट। खैर, अब बात करता हूँ, आता हूँ फिर से हरिद्वार लोकसभा पे। आप पे ही ख़त्म करता हूँ, शुरुआत आपसे करी थी। आप जो है आगे बीजेपी में जब आप आए तो आपको ये पता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का टिकट हो रहा है? ये बता दीजिए। लोग ये बहुत सारे सवाल कई बार मुझसे पूछ चुके हैं। नहीं, क्योंकि आप आए, टिकट हुआ और आप काम भी करने लगे पूरा। नहीं, टिकट तो किसी ना किसी को होना ही था। चुनाव का टाइम है, टिकट तो किसी ना किसी को होना ही था। अब त्रिवेंद्र सिंह जी को टिकट हुआ तो ये पार्टी का निर्णय है, और मेरे को आना भी था, क्योंकि मैं बाहर देख लिया घूम के, कुछ है नहीं, तो मेरे को आना ही था। और वो टिकट तो पार्टी जिसको देती, तो मुझे तो रहना ही था, काम करना ही था मुझे। चलो भाई, ये डाउट क्लियर हो गया कि पता नहीं था, लेकिन लोगों को यही पता था कि हो सकता है ये आए हैं तो टिकट फाइनल हो चुका होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पार्टी की सेवा करने के लिए आया हूँ, और मुझे पता है कि भाई जो डेंट मेरे में लगा है उसको निकलने में टाइम लगेगा, और पता नहीं कब तक निकलेगा, लेकिन मुझे पार्टी का काम करना, अब भी जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही काम करता रहूँगा। मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, और क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रहा हूँ। बैठक तो नहीं कही है, एक बातचीत करता हूँ आपस में बैठकर, और लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखो, जाता हूँ मैं मुस्लिम समाज में भी जा रहा हूँ, मैंने वहाँ भी उनको कहा भाई सरकार तो आ ही रही है,
प्रत्याशी तो जीत ही रहे, इसलिए खुशी में शामिल हुई है, नहीं तो 5 साल खुशी से वंचित रहोगे। तो लोग मान रहे हैं इस बात को और आने की बात करते अच्छा, ये हैं, मान भी रहे हैं कि आप मान भी रहे हैं। कि प्रत्याशी जीत रहा आपका? हाँ, नहीं देखो, एक बात और है, मुस्लिम समाज से मैं ये भी एक अपील करना चाहता हूँ, उन्हें बताना भी चाहता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में मुस्लिम 1/4 मुस्लिम ही पढ़ा लिखा था, 25%। 25%, 75% मुस्लिम अनपढ़ था, अशिक्षित था। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। वो चाहते हैं भाई आपका जो धार्मिक है आप कुरान को पढ़िए, लेकिन आप जो दुनिया की शिक्षा है वो कंप्यूटर पकड़िए। और उसी का नतीजा है, अगर हम बात करें कि पिछले दिनों जो हमारे यहाँ जुडिशरी में जो बच्चे आए हैं, मुस्लिम बच्चे बहुत आए हैं, तो ये मोदी जी ही चिंता करते हैं और ये धीरे धीरे मुसलमानों की समझ में आ रहा है। मोदी जी चिंता करते हैं, लेकिन पूरा जो माहौल है या जो लोग बोलते हैं साफ तौर पर कि भाई मोदी जी जो है मुसलमानों के पक्ष में होते नहीं, वो हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, जो योजना आई है, मोदी जी की बात करता हूँ, जो योजना आई है जल जीवन मिशन, क्या उसमें केवल हिंदू घर में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा, मुसलमान को नहीं दिया जा रहा है? जो हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड जो चल रहा है, ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों के लिए किया है, नहीं तो अगर आप यूपी में जाए तो वहाँ बीपीएल के लिए है ये। तो जो आयुष्मान कार्ड है, तो क्या वो खाली हिंदू के पास है? वो सबके पास है। अब ये तो जिन लोगों ने मुसलमान को अनपढ़ रखा है, ये तो उन लोगों का दुष्प्रचार है, वो लोग इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ये क्या ये सत्य नहीं है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व के लिए ही जानी जाती है और हिंदू राष्ट्र की बात करती है? नहीं, अगर हिंदुत्व की बात करती है तो उसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है? हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कब कही है बीजेपी ने? कहीं नहीं है, मतलब वो हिंदुओं के, अगर वो हिंदू के हित की बात करती है, वो मुस्लिमों के हित की बात भी करती है। जो योजनाएं आ रही है उसमें जो ये सुनने में आता है ना कि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं करता या बीजेपी को जो हराता है उसको वोट करते हैं, अधिकतर ये सुनने में आता है। देखो क्या है, ये कांग्रेस ने जो एक प्रोपगंडा जो फैला रखा है कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमान को ऐसा कर देगी, मुसलमान को वैसा कर देगी। 10 साल हो गए, किस मुसलमान को क्या हुआ है? सब खुश हैं, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम पूछ रहे हैं जाकर, भाई आप बताइए 10 साल में आप लोगों को कोई परेशानी हुई क्या? नहीं हुई है। तो माहौल ऐसा बना दिया कि भाई बीजेपी के नाम से आओ, बीजेपी आ गई, बस तुम इधर आ जाओ कांग्रेस की तरफ। उस बहुत ये ना जो बीजेपी का डर है, ये सब जगह चलता है। ये लोकसभा से लेकर विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक चलता है। अभी मैं आज था एक गांव में, वहाँ मेरी बात हो रही, भाई जो ये वोट है ये आपकी प्रॉपर्टी है। किनकी? आम आदमियों की प्रॉपर्टी है। तो कांग्रेस मुसलमान को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट लेती है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी लेती है, उससे अपना वजूद बढ़ाती है और जाके बीजेपी से समझौता कर लेती है। अच्छा, कांग्रेस वाले बीजेपी से समझौता कर लेते अरे हैं? आप देखिए, जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें जो लोग कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, उन्होंने सबने मुसलमान का वोट लिया और लेने के बाद फिर भाजपा में शामिल हो गए। बोर्ड को पता है, आपको सब लोग शामिल हो गए। तो ये क्या है? मैंने उनसे कहा, भाई आप दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी दे के उन्हें अमीर बना रहे हो, इससे बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट चुनिए और डायरेक्ट जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसे चुनिए, डायरेक्ट जुड़िए आप। तो आज लोगों की समझ में आई ये बात। चलिए, बाकी वो जिला पंचायत में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, किसको वोट दिया था, कौन कहाँ गया था और गया क्यों था, इसको लेकर के अभी चर्चा नहीं करूंगा। बहुत सारा विषय, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार लोकसभा को लेकर के जो पहलू हैं, जो भी विषय हैं, वो हमने चर्चा की है। इस पूरे बात को लेकर के, पूरे डिस्कशन को लेकर के दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक तो हरीश रावत जी के लिए जो आपने कहा वो, उसके अलावा हिंदू मुसलमान को लेकर के जो बात कही वो, और साथ में जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को लेकर के जो हमने सवाल किया, आपने जवाब दिया, वो सभी विषयों को लेकर के दोस्तों जो आपने कहा उसका जवाब जो आपने सुना, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम ऐसे ही बात करते रहेंगे।
और हरिद्वार लोकसभा से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार मिलती रहेगी। आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।